ननद रानी, मेरे लल्ला पर अशुभ दृष्टि ना डालो। तूने बच्चे को गोद में उठाया कैसे? तुझे समझ नहीं आता? उसे नहीं छूना है तुझे? इतनी जोर से चीखी कमला जी कि सुगंधा ने बच्चे को जल्दी जल्दी पालने में सुला दिया और भागकर आंगन के खंभे के पीछे खड़ी हो गई। कमला की घूरती आंखों को देख वह सहमी आंखों से आंसू बहाने लगी। उन अनज्ञ दृष्टि से बरसते क्रोध से भयभीत वो खंभे के पीछे छुप गई। हाँ नहीं तो कितनी बार कहा है ऐसे बच्चे को ना छुए। सासू माँ तो चली गई लेकिन ये बला मेरे सिर छोड़ गई। बुदबुदाती हुई कमला खसक कर बैठ गई खंभे से टेक कर। वो उनका पसंदीदा जगह था। यहाँ से पूरे घर की निगरानी रखती थी। माँ, क्या हुआ? आप ऐसे चीखी क्यों? और बुआ जी से इतने बुरे ढंग से बात करना क्या ठीक है? अरे कितनी बार मना किया है लल्ला को ना छुए। बाल विधवा है वो कहने को ननद, लेकिन मेरे सर का बोझ है वो। सौम्या को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो हैरान थी, एक औरत थी, एक औरत के साथ ऐसा कटु व्यवहार कैसे कर सकती। अक्सर घर में कुछ भी गलत होता सारा दोष सुगंधा के मत्थे डाल दिया जाता। घर में कोई बीमार हो जाए तो बच्चे को कुछ हो जाए तो यहाँ तक कि खेती किसानी में भी कुछ गलत हो जाए तो सुगंधा के अशुभ दृष्टि का दोष होता था। लेकिन आज सौम्या चुप ना रह सकी। उसने अपने पढ़े लिखे होने पर भी शर्म आता कि वो ये सब रोक नहीं पा रही थी। लेकिन आज अपने अंदर की सारे हिम्मत जोड़ वो बोल पड़ी। माँ, ऐसा क्यों कह रही है? वैद्य को बुआ जी ने खुद तो नहीं चुना, वो तकदीर की मानी है। ऐसा उनका दिल दुखाना ठीक नहीं। उसकी बात सुन कमला जी भड़क उठी। तुम चुप रहो। नहीं जानती एक विधवा और ऊपर से निसंतान कैसी खरी दृष्टि है? तू क्या जानोगी? देख ले तो पूरा का पूरा पेड़ सूख जाए। जा अपना काम कर, मुझे ना सिखा। लेकिन आज सौम्या ने भी ठान लिया था कि गलत को गलत कहकर रहेगी। लेकिन माँ, अभी मैंने भी देखा वो बच्चे को गोद में लेकर चुप करा रही थी। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने? आप बताइए, किस ईश्वर ने ये कहा है कि विधवा होना अपराध है, वो भी इतना बड़ा कि उन्हें एक बच्चे को गोद लेने का अधिकार नहीं? अभी सौम्या अपनी सास को समझा रही थी कि आंगन में हलचल हुई। दोनों की नजरें उधर गई तो देखा सुगंधा दौड़ी आई और छोटे बच्चे को अपने हथेली में ले रखकर पेट के बल पलटकर उसकी गर्दन पर जोर जोर से मारने लगी। हाय हाय, ये क्या कर रही है तू? बच्चे को मारेगी क्या? सौम्या भी हैरान होकर दौड़ी। अभी तक जिसके लिए सास से लड़ रही थी वो अभागन ये क्या अनर्थ कर रही थी। वो जोर से चिल्लाती हुई भागी। बुआ जी, आप क्या कर रही हैं? अभी दोनों वहां तक पहुंचते तभी देखा बच्चे के मुंह से 1 रुपए का सिक्का मुंह से निकलकर आंगन में गिरा। छन की आवाज सुन दोनों हैरान थे। सुगंधा ने फिर बच्चे को दोनों हाथों से थामा और अपने गले लगा लिया। बुआ जी, ये सिक्का छोटी ने इसके मुंह में डाल दिया था। मैं वहीं खड़ी थी, नजर पड़ी इसीलिए भाग कर आई। माफ कर दो, ये लो बच्चा। बच्चे को सौम्या को देते हुए जाने के लिए मुड़ी तो सौम्या ने हाथ पकड़ लिया। रुकिए बुआ जी, आज आपने मेरी बच्ची की जान बचा ली। आपका ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगी? कहते हुए पैरों में झुक गई सौम्या। माँ, आप कह रही थी ना बुआ जी के लिए क्या क्या। देखिए आज इस परिवार की कितनी शुभ है। आज इन्होंने हमारे कुल के चिराग को बुझने से बचा लिया और तो और मेरी बेटी को भी कलंक से बचा लिया। नहीं तो जीवन भर उसके सर पर अपने भाई की मौत का धब्बा होता। कमला जी स्तब्ध हो गई, कुछ कह नहीं जा रहा था। आंगन में बेसुध सी बैठ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। हाथ फैलाकर सुगंधा को अपने पास बुला लिया। सुगंधा आकर भाभी के गले लग गई। सुगु, हमें माफ कर देना। सच मैं महापापन हूँ। तुझ जैसी निर्दोष को कैसे कलंकित करती रही। आज इस घर पर उपकार कर दिया। आज के तक के बर्ताव के लिए ईश्वर तो हमें माफ नहीं करेगा, लेकिन तू अपनी इस भाभी को माफ कर दे सुगु। भाभी कहते हुए सुगंधा
उनके सीने से लग गईं। दोनों की आंखों से निझर नीर बह रहे थे। साथ में सौम्या बेटे और बेटी को सीने से चिपकाए रो रही थी, लेकिन ओठों पर मुस्कान थी। आज कुछ बुरा होकर भी अच्छा और शुभ हो गया था। सौम्या ने बच्चे को ले जाकर सुगंधा के गोद में डाल दिया। बुआ जी, आज बाबू को आपने फिर से एक जन्म दिया है। इस हिसाब से आप भी इसकी माँ हैं। लीजिए और संभालिए अपने लाल को। सुगंधा ने बच्चे को गोद में लिया और भाभी की तरफ देखा। हाँ सुगु, तू ही है अब इसकी माँ। अब कोई नहीं कह सकता कि तू माँ नहीं है। आज से लल्ला की सारी जिम्मेदारी यशोदा माँ के जिम्मे, कहते हुए कमला जी ने सुगंधा और बच्चे को अपने आंचल में समेट लिया। सुगंधा बच्चे को सीने से चिपकाए मुस्कुराने लगी, लेकिन आंखों से सशस्त्र धारा बह चले। शायद मातृता की सरता मन के सारे विषाद को बहा देना चाहती थी। दोस्तों, क्या कोई खुद से विधवा बनती है? ये भगवान की मर्जी से होता है। फिर क्यों एक विधवा स्त्री को अपमानित किया जाता है? लड़की सावली है। देख दिव्या, जब लड़के वाले आए तब तू मत निकलना। दोनों बहनें जुड़वा हो, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। कला जी ने अपनी बेटी से कहा, और आज जरा इस काव्या को तू ही तैयार कर देना। फाउंडेशन वगैरह सब अच्छे से लगा देना, ताकि इसका रंग थोड़ा उजला दिखे। एक तो भगवान ने शकल ऐसी दी है और ऊपर से अकल भी दे दी है। अब लड़कियों की लोग शकल ही अच्छे चाहते हैं। अच्छी अकल वाली लड़की तो बहुत ही कम लोगों को पसंद आती है। कला ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा। कला को काव्या की आंखों में गुस्सा नजर आ गया, इसीलिए उसके कुछ बोलने से पहले ही वो ये कहते हुए निकल गई कि बेटा अच्छे से तैयार हो जाओ, मुझे और भी काम है। कला की दो जुड़वा बेटियां हैं, काव्या और दिव्या। काव्या सावली है और विदेशों में रंग भेद का विरोध करने वाले हम भारतीय खुद गोरेपन के पीछे कितना पागल है, इसका सबूत आपको वैवाहिक विज्ञापन पढ़कर मिल जाएगा। काव्या एक होशियार लड़की है जो अभी विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए प्रयास कर रही है। उसने छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए परीक्षा भी दे रखी है। काव्या के पापा ने कभी भी अपनी बेटी के सपनों पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की। उसके पापा जहां बेटियों की उड़ान को रोकते नहीं है, वहीं उन्हें उड़ान के लिए आसमान देने की कोशिश भी नहीं करते। वह इस मामले में उदासीन है। वह ना तो कला की बातों का खुलकर विरोध करते हैं और ना ही अपनी बेटी का समर्थन। दिव्या का रंग उजला हुआ है। दिव्या पढ़ाई लिखाई में औसत विद्यार्थी रही है। स्नातक के बाद उसने कुकिंग, ब्यूटी पार्लर, इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स कर लिया है। दोनों बहनें जुड़वा हैं, लेकिन कुछ मिनट से काव्या दिव्या से बड़ी है। फिर काव्या के सावले रंग की वजह से कला को उसकी शादी की बड़ी चिंता रहती है। आसपास की महिलाएं और अन्य रिश्तेदार कला की चिंता यह कहकर और बढ़ा देते कि दिव्या को तो कोई लड़का नहीं कर सकता, लेकिन काव्या को तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे पास तो तेरे को लाखों का दहेज भी नहीं है। अतः कला स्नातक के बाद से ही काव्या के लड़के देख रही है, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही। एक दो लड़की वालों ने तो आगे से काव्या की जगह दिव्या का हाथ मांग लिया था। कला और उनके पति ने विनम्रता से ऐसा प्रस्ताव को इनकार कर दिया था। कला अपनी बेटियों की शादी के लिए चिंतित अवश्य थी, लेकिन उसके बावजूद ऐसे लोगों के बीच में अपनी कोई भी बेटी नहीं देना चाहती थी जो कि बड़ी जगह छोटे बेटी की रिश्ता मांगे। इस कारण कला सावधानी बरतते हुए दिव्या को लड़के वालों के सामने आने ही नहीं देती थी। आज भी कला ने दिव्या को लड़की वालों के सामने न आने के लिए बोल दिया था। कला के कमरे से बाहर जाते ही दिव्या ने काव्या से कहा, दीदी आपको ये लीपा पोती पसंद नहीं है, आप अपने आप ही तैयार हो जाओ। हाँ दिव्यू, मैं जैसी हूँ वैसी ही मुझे पसंद किया जाए और स्वीकार भी। ऐसा कहकर
काव्या ने अपने बाल संवारे और माथे पर छोटी सी बिंदी लगा ली, आंखों में काजल और ओठों पर हल्की सी लिपस्टिक। कला एक बार फिर कमरे में आई और काव्या को अपने कहे अनुसार तैयार ना देखकर कहने लगी, तुम्हारी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं। जब लोगों को गोरे लड़की ही चाहिए तो क्या करें? आजकल थोड़ा फाउंडेशन लगा लेती तो क्या हो जाता। कला और कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बज गई। तभी काव्या के पापा महेश जी ने आवाज लगाते हुए कहा, वो लोग आ गए हैं। कला बड़बड़ाती हुई काव्या को कमरे में छोड़कर आ गई थी। कला और महेश ने लड़के वालों का स्वागत किया। लड़का दीपेश अपनी छोटी बहन और माता पिता के साथ आया था। दीपेश को देखते ही कला की सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया था। उजले रंग का दीपेश कभी भी काव्या को पसंद नहीं करेगा और एक बार फिर से मेरी बेटी रिजेक्ट हो जाएगी। कला ने महेश को इशारे से किचन में चलने के लिए कहा और किचन में पहुंचते ही कला कहने लगी, लड़का फोटो में गोरा नहीं दिख रहा था, यह तो हमारी काव्या को नापसंद कर देगा। आप कोई बात नहीं, ये लोग घर तक आए हैं तो हमारे मेहमान हैं, आगे काव्या की किस्मत। महेश ऐसा कहते हुए चले गए। दीपेश और उसके घर वालों ने हल्की फुल्की बातचीत हो रही थी। कला ने उनको नाश्ता सर्व कर दिया था। काव्या किचन में चाय बना रही थी और कला के बुलावे का इंतजार था। उतने में कला ने काव्या को चाय लेकर आने को कहा। काव्या जैसे ही चाय लेकर पहुंची, दीपेश की माँ ने दीपेश को धीरे से कहा, लड़की सावली है लेकिन फोटो में तो गोरी लग रही थी। दीपेश ने इशारे से अपनी माँ को चुप रहने के लिए कहा। बातों बातों में दीपेश ने बताया कि वह विदेश में भी नौकरी की कोशिश कर रहा है, कुछ कंपनीज में इंटरव्यूज भी दिया है। उसके विदेश जाने से पहले मम्मी पापा की इच्छा रखते हुए वह शादी कर रहा है। काव्या ने उसे अपनी छात्रवृत्ति के बारे में बताया। दीपेश ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। अभी बातें ही चल रही थी कि कुरियर बॉय एक पत्र लेकर आ गया। यह पत्र काव्या को छात्रवृत्ति मिलने का था। दीपेश ने कहा, मम्मी पापा मुझे काव्या जी पसंद है। अगर काव्या जी को कोई एतराज ना हो तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन बेटा, दीपेश की मम्मी ने कहा, मम्मी मुझे काव्या जी पसंद है, अपने सपनों के लिए प्रयास करने वाली है। जब अपने सपनों को महत्व देती हैं तो मेरे सपनों को भी समझेंगी। दीपेश ने कहा, नहीं बेटा, काव्या का रंग थोड़ा सांवला है। दीपेश की मम्मी ने धीरे से कहा, मम्मी जब से आप यहाँ आए हो काव्या जी के रंग को लेकर शिकायत किए जा रहे हो। सोचा था कि इस बात की उपेक्षा कर दूं, लेकिन अगर उपेक्षा की तो काव्या जी को बार बार यह एहसास करवाया जाएगा कि उसमें कुछ कमी है। दीपेश ने कहा। काव्या विस्मित सी दीपेश की बातें सुने जा रही थी। उसकी बातें सुनकर वह मन में ही दीपेश को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला ले चुकी थी। हमें अपने सौंदर्य मानकों के अनुसार किसी के बारे में राय बनाने का कोई हक नहीं है। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में हर चीज खूबसूरत है। खूबसूरती इंसान की आंखों में होती है। काव्या जी को कटघरे में खड़ा करने का अर्थ है कि ईश्वर के सर्जन पर प्रश्न करना। दीपेश ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। दीपेश की मम्मी ने कहा, अरे लेक्चर देते हुए हमने काव्या जी से तो उनकी इच्छा पूछी ही नहीं। दीपेश ने कहा, मुझे भी यह रिश्ता मंजूर है। काव्या ने कहा। कला और महेश जी के चेहरे पर मुस्कान की लकीरें खिंच गई थीं। कला ने दिव्या को मिठाई के साथ बाहर बुलाया लिया था।
दीपेश ने उन सबके सामने सौंदर्य की नई परिभाषा जो रख दी थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।